तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, आयंस के बारे में, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको रिवाइज वापस से करेंगे। तो सबसे पहले आयंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आयंस, केमिकल बॉन्ड्स एंड देयर टाइप्स, देन आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा बीच में ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि एटम्स जो है एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे के ही साथ या दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे अच्छा आंसर यहां पर यह रहता है कि हर एक इंसान जैसे अपनी जिंदगी में मेहनत करता है किस चीज के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में क्या हो जाए बेटा, स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही बेटा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब एलिमेंट्स के एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो एटम्स के एलिमेंट के लिए बेटा सॉरी एलिमेंट्स के एटम के लिए बेटा स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी नोबल गैसेस होती है ना, उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर उनके अंदर भी, उनके एटम्स के अंदर भी हो जाए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। क्यों? क्योंकि बेटा जो नोबल गैसेस होती हैं, चाहे वो कोई सी भी नोबल गैस हो, ठीक है, उसके अंदर जो हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो हमेशा देखने को मिलता है कि के अंदर तो 2 होते हैं, के शेल के अंदर, ठीक है, और बाकी जो भी के बाद एल एम एन ओ जो भी शेल होगी, उसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लास्ट वाली शेल के अंदर भरे हुए होते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है बेटा, इनर्ट होती है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती रिएक्ट, क्योंकि बेटा वो स्टेबल है, इसीलिए। अब बात आती है वापस से आंसर के ऊपर कि व्हाई एटम्स रिएक्ट टू अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। क्योंकि बेटा एटम्स इसीलिए जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि उनकी आखिरी जो वैलेंस शेल होती है उसके अंदर कितने एटम्स हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। आई होप आपको ये चीज बेटा समझ में आई होगी। इसीलिए तो जो है अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं बेटा, आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, शेयर कर लेते हैं, ताकि उनकी आखिरी कक्षा यानी कि आखिरी शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कैसे भी करके, या तो ट्रांसफर करके या शेयरिंग के। ठीक है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब यहां पर जो की प्रिंसिपल आता है बेटा, वो है ऑक्टेट रूल। एटम टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी फर्स्ट के शेल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ। ठीक है, तो एर्गन के लिए बेटा जो एल शेल है उसके अंदर 8 और एम के अंदर भी 8। ठीक है, तो लास्ट वाली शेल के अंदर क्योंकि 8 है, इसीलिए ये भी स्टेबल यानी कि इनर्ट है, ये किसी के साथ बॉन्ड इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अपनी लाइफ में क्या है, स्टेबल है। आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आपकी लाइफ में भी आएगा बेटा, जब आप इतना हार्डवर्क करके एक मुकाम ऐसा बना चुके होंगे कि उसके बाद आपको हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा जो है वो अपने आप आपके अकाउंट में आता रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्रिप्टोन के अंदर भी हम देखें तो आखिरी जो शेल है उसके अंदर भी बेटा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 8। अगर हम रेडॉन के अंदर भी देखें तो जो पी शेल है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए बेटा इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी एलिमेंट के एक एटम के अंदर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। और इसीलिए जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ताकि उनके अंदर उनकी आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड डेफिनेशन ऑफ आयन। सबसे पहले बात करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ आयन। आयन क्या है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि आयन जो होता है एक ऐसा एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज का मतलब वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे 2 यूनिट पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव हो, 3 यूनिट पॉजिटिव, 3 नेगेटिव यूनिट हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसे कहा जाता है आयन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से फॉर्म होता है, गेन करने की और लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज करने की वजह से। टाइप्स की बात करें बेटा तो टाइप्स जो होते हैं आयंस के वो 2 टाइप्स होते हैं, कैटायन और एक एनायन। ठीक है, कैटायन कौन सा होता है, कैटायन जब एक एटम किसी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो क्या होता है बेटा, वो
पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वायर कर लेता है। क्यों कर लेता है? हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो कैसे होते हैं? बराबर। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक्वायर हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एनायन जो होते हैं बेटा, ये कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से। जब कोई एलिमेंट का एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कहा जाता है एनायन, और ऐसे आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा उनको क्या कहा जाता है? कैटायन। ये कैसे बनते हैं? फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की वजह से। एनायन कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाता है। एग्जांपल की बात करें, Na पॉजिटिव, जब सोडियम बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो क्या बनता है? सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है अब की बात कि मैग्नीशियम ने क्या किया है बेटा? मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसीलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एल्यूमिनियम के एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया। ठीक है, ये अमोनियम का आयन है, इसका मतलब NH4 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसीलिए उसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप देखोगे ये तो सिंगल एटम था, ये भी सिंगल एटम और ये भी सिंगल एटम, लेकिन NH4 पॉजिटिव जो है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, और यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमने यहां पर ऊपर पढ़ा था एक सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आयन। यहां पर आप एनायंस के जो है एग्जांपल देखोगे, क्लोरीन, ठीक है, यानी कि Cl जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बनता है बेटा? Cl नेगेटिव। ऐसे ही O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है बेटा तो 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्वायर कर लेता है। ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है? सल्फेट आयन है। ठीक है, यानी कि SO4 ने क्या किया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया हुआ है, तभी तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन। व्हाई आर कैटायन पॉजिटिवली चार्ज? अब कोई किसी के दिमाग में आता है ना कि कैटायंस क्यों पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि कैटायंस जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से बनते हैं। एटम लूज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स जो होते हैं उस केस में क्या होते हैं बेटा? बढ़ जाते हैं, जबकि न्यूट्रल जब हमारा एक एटम होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वायर कर लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या रहेगा? व्हाई आर एनायंस नेगेटिव? क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है प्रोटॉन की संख्या से, इसीलिए उसके ऊपर नेट जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा उतना ही नेट चार्ज हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उतना ही नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस की, कि कैसे बनते हैं, उसका भी एक उदाहरण जल्दी से देख लेते हैं। जनरल रूल, जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, हमेशा कैसे कैसे आयंस फॉर्म करते हैं? कैटायंस। हम उनकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, जिनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना और कैटायन बनाना। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था साथ में कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। ठीक है, और एनायंस बनाना, यानी कि नेगेटिव चार्ज आयंस बनाना। अब जल्दी से पढ़ते हैं रूल। मेटल्स विद 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज देम टू फॉर्म कैटायंस। क्योंकि मेटल्स की जो हमारी बेटा लास्ट शेल होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मेनली देखने को मिलते हैं? 1, 2 या 3। और किसी भी मेटल के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना बहुत आसान होता है, बजाय 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ताकि वो ऑक्टेट को पूरा कर सके, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को आखिरी कक्षा में पूरा कर सके। अगर किसी की 1 है तो इसको मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, अगर ये लेगा तो इसको 6 लेने पड़ेंगे। जिसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उसको 5 लेने पड़ेंगे। अब एनर्जी जो है बेटा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने में जो होती है बहुत ज्यादा कम लगती है, बजाय 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट शेल के अंदर लाने में। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा छोड़ने में, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देने में विश्वास रखते हैं। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है, क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। कॉन्फिगरेशन क्या होती है? K में 2, L में 8, Kl, M में 1, यानी कि आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर या तो 8 बनाने हैं तो हमें 7 लेने पड़ेंगे, 8 में M के अंदर 8 बनाने के लिए हमें या तो 7 इसके अंदर डालने पड़ेंगे, या फिर हमें इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लास्ट वाला इसको निकाल देंगे, हटा देंगे, तो इसकी आखिरी कक्षा कौन सी बच जाएगी? L बन जाएगी, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो बेटा सोडियम क्या करता है? अपनी लास्ट शेल से M से जो ये 1 है, ठीक है,
लास्ट शेल से जो कि M है, ये एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इसको बाहर निकाल देता है और क्या बन जाता है Na पॉजिटिव। यहां से क्या बन जाता है Na पॉजिटिव। ठीक है, अब न्यूट्रल एटम में तो 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ा तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, जिसके कारण सोडियम के ऊपर क्या आ गया बेटा, Na पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गई वो क्या हो गई बेटा, 2 8। और ये किसके सिमिलर है बेटा, ये है सिमिलर हमारी नियोन गैस के, 2 और 8 यहां पे आप देख पाओगे। तो इसका मतलब अब जो सोडियम एटम है वो स्टेबल हो गया है, कैसे, आयन बनाने की वजह से। ऐसे ही बेटा हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में अगर आप देखोगे तो लास्ट शेल यानी कि M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे या 6 लेने होंगे, तो इसके लिए 2 लूज करना बहुत आसान बात है, तो 2 लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, M2 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में आप देखोगे M शेल में बेटा KLM, M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 जो है ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है बेटा, 3, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया बेटा, 3 पॉजिटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन, क्यों करता है, बहुत आसान सा, अभी हमने डिस्कस किया। इट इज इजियर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट ऑफ नियोन, यानी कि नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। और 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सोडियम जो है लो एनर्जी खर्च करने वाला रास्ता अपना लेता है और Na पॉजिटिव जो होता है वो बना लेता है 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। व्हाई डज मैग्नीशियम फॉर्म Mg2 पॉजिटिव नॉट Mg पॉजिटिव, क्योंकि बेटा अगर सोडियम ने Mg पॉजिटिव बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। एक इलेक्ट्रॉन तो उसके आखिरी शेल के अंदर फिर भी रह जाएगा, क्योंकि उसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। इसीलिए सोडियम Mg2 पॉजिटिव बनाता है बेटा, ना कि Mg पॉजिटिव। ठीक है, ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर सके। अब बात आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस, ये कैसे फॉर्म होते हैं, जनरल रूल्स। तो बेटा नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो मेनली हमारे नॉन मेटल्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनकी लास्ट वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके पास भी 2 रास्ते हैं अपनी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले, और ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले, या फिर ये 5 वाले को 5 के 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, और जिसकी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा नॉन मेटल, उसको 7 के 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए बेटा कौन सा रास्ता जो है डिफिकल्ट होगा, 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, या 1 2 और 3 को अपने आखिरी शेल के अंदर ले लेना। तो इनके लिए नॉन मेटल्स के लिए बेटा आसान होता है 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को या 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, अपनी आखिरी वैलेंस शेल के अंदर ले लेना। ये आसान रास्ता होता है बजाय छोड़ने के, इसीलिए ये इसी रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। गेन करने की वजह से इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एग्जांपल रहेगा हमारा क्लोराइड आयन यानी कि क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की बात करें तो क्या होती है, K के अंदर 2, M के L के अंदर 8, M के अंदर 7। अब M के अंदर बेटा क्योंकि 7 है, हमें क्या बनाना है, M को 8। तो 2 रास्ते हुए, या तो ये 7 के 7 जो है पूरे बाहर निकाल दो, या 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया जाए। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहां पर आप क्लियरली देख भी पाओगे कि जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आया, 1 का ही आता है। और 1 नेगेटिव चार्ज हम कभी शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देते बेटा, ऊपर नेगेटिव का सिंबल। तो अगर सिर्फ नेगेटिव का सिंबल है तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसने। ठीक है, न्यूट्रल एटम में 17 ही प्रोटॉन 17 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 18। प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, इसीलिए जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो होती है आर्गन के बराबर हो जाती है, और उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 2, क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को देखें तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ठीक है, L में 6 हैं, तो इसको कितने चाहिए पूरी 8 करने के लिए, L कक्षा में 6 है तो इसका मतलब 8 चाहिए, तो कितने प्लस करने पड़ेंगे हमें, 2, यानी कि 2 की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसी वजह से उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन आयन की बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यह बताती है कि K में 2 है, L में 5, L में 5 है, 8 बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 हमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा
नाइट्रोजन, तो बेटा क्या बनेगा, नाइट्राइड आयन। और नाइट्राइड आयन के ऊपर आप नाइट्राइड आयन में आप देख पाओगे कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ बेटा, 3 नेगेटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो गई है हमारे नाइट्रोजन की, वो क्या है बेटा, 2 और 8। ये किसके कंपैरेबल है, नियोन के, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब एग्जाम फोकस क्वेश्चन, व्हाई डज क्लोरीन गेन एन इलेक्ट्रॉन, क्यों करता है, क्योंकि इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। व्हाई डज ऑक्सीजन गेन एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पूरे करने के लिए, इसीलिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं बेटा वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको ल्यूइस सिंबल भी कहा जाता है। जल्दी से करते हैं, कौन से कोर रूल्स जो हमारे रहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के अलग अलग एलिमेंट के लिए या कंपाउंड के लिए, ठीक है, वो समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट अराउंड द एलिमेंट सिंबल। सबसे पहले हमें एलिमेंट का सिंबल लिखना है बेटे। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल। अब हमें क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको डॉट्स से रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंस शेल में, तो हम उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। प्लेस डॉट्स ऑन दी 4 साइड्स, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, तो हमें 4 डॉट्स की मदद से, जो कि हम ऊपर, नीचे, राइट साइड और लेफ्ट साइड में लगा करके दर्शाते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पर साइड पेयर्ड, यानी कि मैक्सिमम जो एक साइड में बेटा, ये हमने एक सिंबल ले लिया किसी एलिमेंट का, ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हम जो डॉट्स या इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं वो 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि बेटा 2-2 हम चारों साइड में करते जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। और वैलेंस शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आएंगे तो वो अगली शेल के अंदर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसीलिए 2 का पेयर होता है एक साइड में, इसीलिए हमने जो है दर्शाया हुआ है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। ऑलवेज प्लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन बिगिन पेयरिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, ये हमारा सिंबल है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी एलिमेंट के आखिरी कक्षा में 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें अनबैलेंस्ड ऐसे 4 डॉट्स लगाने हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करनी है, देन 1 2 3 4 और 5। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। अब देख लेते हैं अलग अलग जो है एलिमेंट्स के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारा सोडियम। सोडियम के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे बेटा। ठीक है, एक डॉट से हमें यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। एल्यूमिनियम के अंदर जो है बेटा 3 जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पर क्या ये सही डॉट स्ट्रक्चर है, नहीं बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने पहले ही पेयरिंग दिखा दी, जबकि हमें पेयरिंग बेटा जो है वो बाद में दिखानी है। पहले हमें क्या करना है, सेपरेट लिखने 1 2 3, दिस इज द करेक्ट वे। अब बात आती है बेटा ऐसे ही नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, फ्लोरीन में बेटा 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। पेयरिंग आपको बाद में करनी है, पहले ऐसे 4 जो है पूरे के पूरे डॉट्स लगा लेने, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे, उसके बाद आपको पेयरिंग कर दे जाना है, यहां पे यहां पे यहां पे, और ये टोटल 8 हो जाएंगे, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ऐसे ही बेटा अगर हम देखें मैग्नीशियम में 2 होते हैं, तो 1 और 2। ठीक है, कार्बन में देखें तो कार्बन में 4 होते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन में देखी जाए तो 6 होते हैं, तो यहां पर भी जो है ये गलत है। यहां पर क्या आएगा, पहले 4 हमें कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद 5वां और 6ठा जो है वो चला जाएगा। तो ये इसका करेक्ट जो होगा, पहले ऑक्सीजन, देन उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। ठीक है, देन 5वां और देन 6ठा। ऐसे हमें जो है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है नियोन का। आप देखोगे नियोन में जो है आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है दिखाए हुए हैं। यहां पर भी हमें नियोन का दिखाया हुआ है, 2 का पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। तो ए हर एक साइड में बेटा, चाहे वो लेफ्ट राइट और ऊपर और नीचे, आप देखोगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एग्जाम फोकस, रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज डॉट्स अराउंड द एलिमेंट सिंबल। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आपको क्लियरली ऐसे बना करके आना है। तो बेटा आई होप आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आयनिक बॉन्ड, यानी कि अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, क्या होता है इसको बेटा, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन formed by the complete transfer of electrons from one atom to another।
रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि किस वजह से बना बेटा, क्योंकि एक एलिमेंट के एक एटम से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है दूसरी एलिमेंट के एटम पर, जिसके कारण आयंस बनते हैं और उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है। अब ये अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुए। इन्हीं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड किस वजह से बना, आयंस बनने की वजह से, आयंस फॉर्मेशन की वजह से बॉन्ड बना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से फॉर्म होता है। दूसरा, मेटल जो होता है और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा बेटा, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। क्यों, क्योंकि बेटा मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, इसी वजह से वो कैटायंस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसीलिए वो कैसा आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने तभी तो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, वरना नेगेटिव आयन के बीच में कहां से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगी बेटा, वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेल देंगे, बल्कि एक दूसरे को पास खींचने की बजाय। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव आयंस होंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, बजाय आपस में एक दूसरे के पास के। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो डोनर होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, बदले में नॉन मेटल क्या करता है, वो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अभी हम पढ़ेंगे। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। स्ट्रेंथ कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें, कोई डायरेक्शन नहीं होती इस बॉन्ड की, वो क्यों नहीं होती हम आगे समझेंगे। तो अब बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, जो कि हम पहले ही दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे बनता है NaCl। तो बेटा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी पढ़ी। ये सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता ताकि क्या बन जाए, स्टेबल हो जाए, Na पॉजिटिव बनकर के स्टेबल हो गया। ऐसे ही अब आपके दिमाग में ये भी तो बात आती होगी ना बेटा, ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जाता कहां है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा ये कहां जाएगा, ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। क्लोरीन जो है बेटा उसके आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता ताकि वो जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, यानी कि स्टेबल हो उसके। सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बेटा, गेन कर लेता है, जिसके कारण Cl नेगेटिव बन जाता है। अब दो अपोजिट चार्ज आयंस बनने के कारण बेटा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज अट्रैक्शन जो होती है वो डेवलप हो जाती हैं। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ बेटा, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस बन गए, जिसके कारण फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई और वो आपस में जुड़ गए, और कैसे रहे, NaCl बन करके। ठीक है, टोटल पे हम कोई भी चार्ज नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते बेटा, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इस पूरे के पूरे आयनिक कंपाउंड को स्टेबल या फिर न्यूट्रल दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल इक्वेशन हमारी ये रहेगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। ठीक है, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी दर्शाया हुआ है। यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देगा, जो कि इसने यहाँ पे कर दिया बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया, इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी भी आखिरी शेल में आप देखोगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो दोनों ही स्टेबल हो गए। इसी के चक्कर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने के कारण इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, जिनके कारण ये आपस में चिपक गए। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखिए तो बेटा मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके Mg2 पॉजिटिव बन जाता है। क्लोरीन जो होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो इसीलिए बेटा 1 Mg के साथ यहां पर कितने क्लोरीन जुड़े होते हैं, 2 क्लोरीन होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे दिया। इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में, यानी कि आखिरी वैलेंस शेल में, और इसके भी। और ऐसा करने पर मैग्नीशियम के खुद के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल शेल में पूरे हो गए। यहां पर आप देखोगे प्रोसेस, ठीक है, 2 क्लोरीन थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, इसकी वजह से Mg2 पॉजिटिव हो गया, और 2 क्लोरीन जाकर के किसके साथ जुड़ गए, एक मैग्नीशियम के साथ। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करी जाए तो बेटा मैग्नीशियम में वापस से 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि उसको 2 की जरूरत होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को
लूज करके Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O2 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा करते हुए मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, जिसके कारण हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर आप देखोगे Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, अभी चार्ज कैसा है बेटा, बैलेंस है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसीलिए हमने यहां पर कोई भी चार्ज नहीं दर्शाया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे अक्सर, व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ MgCl2 नॉट Cl, क्योंकि बेटा अगर ऐसा होता तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो वो तो बेटा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, Mg loses 2 electron, each chlorine only gains 1, therefore you need 2 chlorine ions to balance the charge of Mg2 positive to make a neutral compound। एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है तो हमें 2 क्लोरीन एटम्स की जरूरत पड़ेगी, वरना क्या होगा बेटा, Mg पॉजिटिव और Cl, ऐसे हम इसको लिखेंगे अगर एक क्लोरीन जुड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो है बेटा अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा वहां पर है जो कि ये छोड़ देता। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा। तो व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO नॉट MgO2, क्योंकि यहां पर बेटा एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना कि 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। मैग्नीशियम हैज ए 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज ए 2 नेगेटिव चार्ज एज ए सिंपल रेशियो 1:1 बिकॉज बैलेंसेस द चार्ज परफेक्टली, जिसके कारण चार्ज जो है वो परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। यहां पर 2 क्लोरीन मिलकर के वो चार्ज परफेक्टली बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स को ही क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जल्दी से पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी रहेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो बेसिकली परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं स्ट्रक्चर में। जो लेटेस्ट वर्ड है बेटा इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनमें जो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl आप देख पाओगे यहां पर 801 डिग्री सेल्सियस है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स यानी कि आयंस के बीच में होती है। अगर आपको 2 चीजों को अलग करना है बेटा, अगर उनके बीच में जो रस्सी होगी यानी कि जो बॉन्ड होगा अगर वो हल्का होगा तो आसानी से अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर वो रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत होगी यानी कि वो बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो बेटा आपको उतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें उस एनर्जी के बारे में ही बता रहे हैं जो कि हमें खर्च करनी पड़ती है बेसिकली आयंस को सेपरेट करने में। इसीलिए NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 1413 डिग्री सेल्सियस है। सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं सेपरेट कर देता है बेटा आयंस को, Na पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को अलग अलग कर देता है। इसीलिए ये ऐसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज कंडक्टिविटी स्टेट की, कि किस किस स्टेट के अंदर जो है बेटा आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या सॉलिड स्टेट में रहते हुए जो हमारा NaCl है, क्या हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का ही, क्या सॉलिड स्टेट में रहते हुए नमक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर सॉलिड स्टेट में बेटा जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं ना, ये सेपरेट नहीं होते, ये बॉन्डेड होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये फ्री नहीं होते, ये मूव नहीं कर सकते। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे यहां पर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका, NaCl का। अगर आप सॉलिड स्टेट में देखोगे तो ये बॉन्डेड है क्लोरीन और सोडियम के आयंस। ठीक है, इसलिए किसी भी तरीके की कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है NaCl, क्यों करता है, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं ना जो बेटा, वो फ्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकते हैं, इसीलिए बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। ऐसे ही एक्वस स्टेट में, एक्वस का मतलब क्या होता है, NaCl को जब पानी के साथ मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना दिया जाए बेटा तो उसको बोला जाता है एक्वस। ठीक है, क्या पानी में मिलाने पर सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूट जाता है? इसका मतलब अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन आयंस जो है फ्री हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, इसीलिए एक्वस स्टेट में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम फोकस क्वेश्चंस की। व्हाई आर दे हार्ड बट ब्रिटल? जो हमारे बेटा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन साथ में ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद उनके ऊपर वो टूट जाते हैं।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नमक का एक इतना सा बड़ा सा आपने जो पीस लिया हुआ है हाथ में, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर हैमर मारते हो तो वो बिखर जाता है, लेकिन लोहे की चादर पे लोहे पे मारते हैं इतने से टुकड़े पे, वो बिखरता नहीं है, उसके पार्टिकल्स बिखर नहीं जाते, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रिटल। क्यों? बिकॉज बेटा ये हार्ड होते हैं किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से। लेकिन ब्रिटल होते हैं किसकी वजह से? जो आयंस है ना वो शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, आयन शिफ्ट की वजह से। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक यानी कि एक जैसे चार्जेस जो होते हैं वो एल्गिन हो जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रांगली रिपेल करते हैं साइड वाले आयंस को, ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है वो बिखर जाता है, ठीक है। तो आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछा जा सकता है बेटा कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, तो आपको लिख के आना है स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात आता है व्हाई आर दे इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स वो सॉल्युबल क्यों नहीं होते? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना बेटा, वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, जो ये हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ पाए, उनके बीच की उस फोर्स को कम कर पाए, वो इतनी ताकत नहीं लगा पा सकते, नहीं लगाते, ठीक है, जिसके कारण जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो उनको नहीं डिसॉल्व कर पाते हैं अपने अंदर, ठीक है। ठीक है, एग्जाम फोकस की एक बात कर लेते हैं पहले। वाई आर देयर नो डिस्क्रीट NaCl मोलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग NaCl मोलिक्यूल्स जो है वो क्यों नहीं है स्ट्रक्चर में, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि अभी मैंने आपको समझाया कि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये चारों तरफ जो इसके सराउंडिंग में क्लोरीन आयंस फैले हुए हैं और क्लोरीन आयंस के सराउंडिंग में जो हमारे सोडियम आयंस हैं उन सभी को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे को सेपरेट NaCl मॉलिक्यूल नहीं मिलते। ईच आयन अट्रैक्ट्स ऑल अपोजिट चार्जेस अराउंड इट इन 3D स्पेस, ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ जाइंट कॉन्टिन्यूअस आयनिक स्ट्रक्चर और लेटिस नॉट सेपरेट आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं देखने को मिलते, एक जाइंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक आयन अपने सराउंडिंग में मौजूद अपोजिटली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अभी तक हम आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा बेटा, अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड को बेटा और क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये कैसा बॉन्ड है जल्दी से पढ़ लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, देता नहीं है दूसरे वाले को, जस्ट क्या कर रहे होते हैं? शेयरिंग कर रहे होते हैं। इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से दो एटम्स के बीच में जब एक बॉन्ड बन जाता है उसको कहा जाता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। की फीचर्स की बात करी जाए बेटा, पहले चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे बेटा? ना ये वाला हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ये वाला हाइड्रोजन जो है इस वाले हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बदले में क्या करेंगे? ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे ऐसे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन
जो है स्टेबल हो जाएंगे। कैसे स्टेबल हो जाएंगे? क्योंकि बेटा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ही हाइड्रोजन में काउंट होता है। इसकी वजह से इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो शेयरिंग की वजह से भी क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा। इसीलिए जो हमारे बेटा जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़ते हैं किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर 2 हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ता है बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही जुड़ता है, क्योंकि बेटा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं सकता। हमने अभी पढ़ा था ना वो पहले कि नॉन मेटल्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कभी भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 2 जब नॉन मेटल जुड़ेंगे तो क्या होगा बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि आपस में वो इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ शेयर करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जो इनकी लास्ट शेल्स होती हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, वो क्या हो जाती है बेटा? ओवरलैप हो जाती हैं। हाईली डायरेक्शनल, यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, वेरिएबल स्ट्रेंथ, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड भी बेटा 3 टाइप के होते हैं, पहला सिंगल, दूसरा डबल और तीसरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ कम, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल के मुकाबले ज्यादा मजबूत, ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या कहा जाता है? डाई एटॉमिक्स। सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अभी हमने ऊपर लिया था, ईच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन इट्स वैलेंस शेल। और उसको के शेल को कंप्लीट करने के लिए, कितने चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक उसके पास खुद का है, अगर एक और मिल जाए तो उसकी के शेल पूरी हो जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? कई बार दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग में बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? शेयर। अभी जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड है ना बेटा, ये हमारा ये शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों में ही काउंट होता है। ठीक है, ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है, ना ही वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ये जस्ट क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। इस शेयरिंग की वजह से इनके बीच में क्या बनता है बेटा? एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कोवलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है। आप यहां पर देख पाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देन यहां पर ये शेयरिंग हुई, शेयरिंग के कारण इनके बीच में क्या बना? एक बॉन्ड। बॉन्ड को हम ऐसे लाइन से भी दर्शाते हैं। अब दोनों ही हाइड्रोजन की क्या हो गई? 2-2 जो है के शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसलिए दोनों स्टेबल हो गए। ऐसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा? क्लोरीन मॉलिक्यूल भी यही करता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में हर एक क्लोरीन एटम के पास लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो उसको कितने चाहिए? 1। तो क्या करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल बेटा? यहां पर ठीक है, एक अपने को क्या कर लेंगे? ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे? यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, सेम एज हाइड्रोजन। अब दोनों के अंदर जो है क्या हुआ? लास्ट में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, जिसके कारण ये स्टेबल हो गए। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड, अब आप देखोगे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की आखिरी शेल में जो होता है 7 होते हैं। तो यहां पर 1 हटा देते हैं। ठीक है, 7 होते हैं, जिसके कारण अब हाइड्रोजन जो है यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करेंगे? आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर इसके पास 6 जो है वो और भी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इसका खुद का और 8वां कौन सा? हाइड्रोजन का। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास बेटा एक ही इसका खुद का और एक ये क्लोरीन वाला, जो कि इन दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ, जिसके कारण ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। और फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? HCl। यहां पर कोई भी बेटा, यहां पर देखोगे अपना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पर नहीं हो रहा है, इसीलिए ना हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज ना क्लोरीन के ऊपर चार्ज। ठीक है, YH2 इज स्टेबल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल क्यों होता है बेटा? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स उनकी वैलेंस शेल में होते हैं। Who achieves what in HCl? HCl में किसने किस चीज को अचीव किया? हाइड्रोजन ने अचीव किया हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि उसने अपनी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। क्लोरीन ने अचीव की एर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को, जिसमें उसने अपनी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। ठीक है, M के अंदर। तो बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीथेन, जिसमें बेसिकली एक कार्बन एटम होता है बेटा, जिसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, जो कि मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब कार्बन को अपनी वैलेंस शेल में बेटा अगर उसको स्टेबल होना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास खुद के हैं। अगर 8 बनाने हैं तो बेटा कितने और चाहिए? 4। तो ये कैसे अचीव करता है? ये बेटा क्या करता है? 4 हाइड्रोजन
एटम्स के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है ऐसे। अब ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, तो यहां से 1 2 3 और 4 चारों के चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएंगे और कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मीथेन, यानी कि CH4। और 4 बॉन्ड्स को आप यहां पर बेटा क्लियरली देख पाओगे, 1 2 2 3 और चौथा बॉन्ड। ऐसे ही बेटा वाटर, ठीक है, वाटर में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के पास 6 जो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट करते हैं 8, तो 6 में कितने और चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 और यहां पर हम पांचवा छठा, ये हाइड्रोजन का एक, ये इस वाले हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो क्या होगी, यहां पर शेयरिंग हो गई, जिसके कारण बेटा ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके खुद के थे, 7 और 8 इन हाइड्रोजन के मिलाकर के, यानी कि ऑक्सीजन स्टेबल। ऐसे ही हाइड्रोजन को दो की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि एक तो उसका खुद का था और एक और की रिक्वायरमेंट थी, तो हाइड्रोजन का 1 2 1 2, यानी कि हाइड्रोजन भी स्टेबल। हाइड्रोजन के आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन स्टेबल। ऑक्सीजन के आखिरी कक्षा में यानी कि लास्ट वैलेंस शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन स्टेबल। ऐसे ही अमोनिया में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के ऊपर कितने होता है बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 होते हैं, यानी इसको 3 और चाहिए 8 करने के लिए। तो ये 3 कहां से लेता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके, ये एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का, ये तीसरे हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये भी नाइट्रोजन का, और यहां पर क्या हो गई, शेयरिंग, जिनके कारण 3 नाइट्रोजन में तीन हाइड्रोजन के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन में भी काउंट होंगे, और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन में भी काउंट होंगे, जिसके कारण तीनों हाइड्रोजन बैलेंस और नाइट्रोजन भी बैलेंस, इसीलिए NH3 जो है एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, व्हाई डज कार्बन फॉर्म एग्जैक्टली 4 बॉन्ड, क्योंकि बेटा कार्बन में 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 8 करने के लिए, है ना, तो यहां पर 4 और चाहिए, तो कितने ही बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। कार्बन हैज एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स 4 मोर टू अचीव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, सो इट फॉर्म्स 4 सिंगल बॉन्ड्स टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल पढ़े थे बेटा, अब डबल बॉन्ड। डबल का मतलब क्या होता है, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा था ना, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी बेटा, 4, ट्रिपल बॉन्ड 6, जल्दी से पढ़ लेते हैं। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स, यानी कि 3 पेयर की बात हो रही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं आपको चीजें समझा चुका हूं, ठीक है। आते हैं तो डबल बॉन्ड के लिए जो सबसे पहला एग्जांपल रहेगा बेटा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो आप देख पाओगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में बेटा टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई थिंक 6 होते हैं, बिल्कुल 6 ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन की जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 6, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। यहां पर हम देखें तो यहां पर जो है ये 2 नहीं आएंगे और ये 2 भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ और इस वाले ऑक्सीजन ने इसके साथ अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कितने आए बेटा, 4। तो कितने पेयर बने, 2। तो यहां पर बॉन्ड कितने बने बेटा, 1 बॉन्ड इसके लिए, 1 बॉन्ड इसके लिए। यहां पर आप कंप्लीटली देख पाओगे डबल बॉन्ड बन गया है, तो इसीलिए यहां पर डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। ऐसे ही बेटा कार्बन जो डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कार्बन जो है उसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ऑक्सीजन में 6, यानी कि इसको 2 चाहिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, कार्बन 1 2 1 4 हो गए बेटा। यहां पर ऑक्सीजन का 1 2, ठीक है, 2 और ये 6, ये हमारा एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो क्या होगा, कार्बन जो है उसको अपने 8 करने हैं, ऑक्सीजन को भी अपने 8 करने हैं। इस ऑक्सीजन को 8 करने के लिए 2 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, पहले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब कितने हो गए बेटा इस ऑक्सीजन के, 8 हो गए। ये ऑक्सीजन तो हो गया हमारा स्टेबल। कार्बन के कितने हो गए बेटा, 6, है ना, 4 इसके खुद के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी, इसके हो गए 6। तो इसका मतलब कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, ना ही है ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ भी अपना पहले 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लेगा। अब कार्बन के कितने हो गए बेटा, 4 इसके खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको राइट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करके मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए बेटा, टोटल 8, इसके भी 8 और इसके भी 8। इसीलिए कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
तो डबल बॉन्ड जो होते हैं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम के बीच में होते हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसका एग्जांपल रहेगा बेटा हमारा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर आप देखोगे नाइट्रोजन की आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 3 जो है इसको और चाहिए। ठीक है, वो 3 कहां से लेता है? शेयर करके दूसरे नाइट्रोजन से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 3 ये इसके आपस में शेयर कर लेते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और फाइनली 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड ये आपस में बना लेते हैं और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो है बन जाता है, जिसके कारण इस वाले नाइट्रोजन के भी 8 पूरे और इस वाले नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। इसीलिए बेटा वाई क्वेश्चन आता है, वाई इज नाइट्रोजन गैस इज सो स्टेबल, द ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब सिंगल बॉन्ड हो तो बेटा उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आप इसको एक स्टिक वाले एग्जांपल से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक स्टिक दे दी जाए, आप उसको तोड़ दोगे। 2 स्टिक और 3 स्टिक दे दी जाए तो बेटा उसको तोड़ने के लिए, उस बंच को तोड़ने के लिए 3 स्टिक की ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होती है बेटा वो इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर जो हमारे कमरे का तापमान है इस पे वो इनर्ट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इतनी हीट एनर्जी अवेलेबल जो है वो सफिशिएंट नहीं है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब बात करेंगे लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। स्टेट की बात की जाए तो बेटा गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। कॉमन एग्जांपल वैक्स और कार्बन डाइऑक्साइड। वैक्स यानी कि मोमबत्ती को आप आसानी से तोड़ पाते हो। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के कैसे थे बेटा? हाई थे। लिटिल एनर्जी नीडेड टू ओवरकम दी वीक फोर्सेस, जिसके कारण कॉमन एग्जांपल हमारा नेप्थलीन बोल्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो बेटा इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन सोल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी खुद क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो बेटा इनको मिलाने पर किसी भी तरीके के फ्री आयंस नहीं मिलते, यानी कि फ्री एटम्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण जो है ये कैसे होते हैं? कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। कॉमन एग्जांपल, अगर आप शुगर को पानी में मिला दोगे बेटा तो किसी भी तरीके के आयंस जो होते हैं पानी में फॉर्म नहीं होंगे, जैसे NaCl में होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन शुगर और अल्कोहल के केस में नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वोलेटिलिटी की बात करी जाए, यानी कि ये कितने वोलेटाइल है। ठीक है, हाईली वोलेटाइल और वेपराइज हो जाते हैं इजीली। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? वोलेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट करने पे डायरेक्टली किस में बदल जाता है? गैस में। उस सब्सटेंस को बोला जाता है वोलेटाइल सब्सटेंस। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा हाईली वोलेटाइल होते हैं, यानी कि इनको गर्म करने पे गैस में बदल जाते हैं। कॉमन हम एक्सेप्शंस की बात करें, यानी कि कुछ हमारे ऐसे एग्जांपल्स जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी हमें जो है दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायमंड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जबकि हमने यहां पर पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड का वो कम होता है, लेकिन डायमंड के केस में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और शुगर की बात करी जाए तो सोल्यूबल होते हैं पानी में, जबकि हमारे सोल्यूबिलिटी क्या कहती है कि कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते पानी के अंदर, लेकिन ग्लूकोज और शुगर होते हैं, लेकिन स्टिल दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, जो कि जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, देन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। जल्दी से कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं आयनिक कंपाउंड के, कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई, इसका लो। फिजिकल स्टेट की बात की जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जबकि ये गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ही कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना बेटा आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक नहीं कर पाते आयंस में, जिसकी वजह से उनके अंदर घुल नहीं पाते। लेकिन जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। हार्डनेस की बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, यानी कि इन पे ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई कर दी जाए तो ये छोटे छोटे कणों में यानी कि पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात की जाए
ठीक है। एक्सपेरिमेंट गाइड, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कौन सा जो है कंपाउंड वो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें बताती थी कि बेटा जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड था या कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट नहीं करते। तो इसके लिए सेटअप क्या चाहिएगा हमें, एक बीकर जिसके अंदर पानी होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स यानी कि मेटल की प्लेट्स होंगी, उनको कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और बीच में तारों में क्या डाल दिया जाएगा, एक बल्ब। ठीक है। पहले हम इस पानी में बेटा NaCl यानी कि एक आयनिक कंपाउंड को मिलाकर के देखेंगे, जिसके कारण Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएंगे इसके अंदर, और जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाएगा तो बल्ब जो है वो जलने लगेगा। ठीक है। लेकिन जब हम शुगर या अल्कोहल डाल देते हैं पानी के अंदर और सेम टेस्ट को रिपीट करते हैं तो किसी भी तरीके का बल्ब नहीं जलता। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आयंस नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे की तरफ भेज सके, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। ठीक है। लास्ट हमारा रहेगा बेटा एक रिजल्टेबल टेबल। वो क्या रहेगा, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, बल्ब ऑफ रहेगा। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड में, यहां पर तो हमने पानी के अंदर सॉल्यूशन बना के चेक किया, अगर यहां पे हम बेटा सॉलिड फोम में जो हमारे घर में नमक होता है उसमें इलेक्ट्रोड डाल करके चेक करेंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि उस टाइम पे आयंस नहीं होते। मोल्टन और एक्वस में यानी कि सॉल्यूशन के रूप में जो है वो बल्ब ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब उस टाइम पे आयंस होते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट कंपाउंड की बात की जाए तो सॉलिड में भी बल्ब ऑफ होता है और मोल्टन और एक्वस में भी बल्ब ऑफ होता है।